प्लेटो की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप दर्शन के लिए नए हैं, तो आप इसकी सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण जगहों में से एक से शुरुआत कर रहे हैं। प्लेटो की रिपब्लिक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह पश्चिमी दर्शन की एक ऐतिहासिक कृति है। यह इतनी प्रभावशाली है कि आज भी न्याय, राजनीति और मानव स्वभाव पर होने वाली चर्चाओं में इसके विचार दिखाई देते हैं। इस पुस्तक के केंद्र में एक बहुत सरल लेकिन गहरा सवाल है: जस्टिस क्या है? प्रोफेसर लुईस कैंपबेल के विश्लेषण के अनुसार यह सवाल, जो किताब के पहले भाग बुक 1 में उठाया गया है, जल्द ही एक बहुत बड़ी और गहरी खोज में बदल जाता है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए प्लेटो अपने गुरु सुकरात के माध्यम से एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, और उस आदर्श राज्य को समझते हुए यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदर्श इंसान कैसा होना चाहिए। यह मार्गदर्शिका प्रसिद्ध विद्वानों बेंजामिन जोएट और लुईस कैंपबेल के महत्वपूर्ण विश्लेषणों पर आधारित है और आपको इस कालजयी रचना के मुख्य तर्कों और दूरदर्शी विचारों को आसान और स्पष्ट तरीके से समझाने में मदद करेगी। पार्ट 1: जस्टिस की खोज। रिपब्लिक की एक मार्गदर्शित यात्रा। प्रोफेसर कैंपबेल के अनुसार प्लेटो की रिपब्लिक की रचना को 5 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। हम इसी ढांचे का उपयोग करके इस ग्रंथ की मुख्य दलीलों और विचारों की यात्रा करेंगे। यह यात्रा सामान्य नैतिकता पर उठाए गए शुरुआती सवालों से शुरू होती है और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए एक न्यायप्रिय और अमर आत्मा की अंतिम कल्पना तक पहुंचती है। एक चिंगारी, चैलेंजिंग कॉमन आइडियाज ऑफ जस्टिस। पुस्तक 1। संवाद की शुरुआत एक साधारण बातचीत से होती है, जहां सुकरात कई लोगों से चर्चा करते हैं और अन्याय की आम, परंपरागत परिभाषाओं की जांच करते हैं। वह जल्दी ही दिखा देते हैं कि सल विचार, जैसे सेफेलस और पोलीमार्कस का यह कहना कि न्याय मतलब सच बोलना या अपने दोस्तों की मदद करना, गहराई से जांच करने पर टिक नहीं पाते। इसके बाद संवाद और तीखा हो जाता है जब सोफिस्ट थ्रेसिमेकस प्रवेश करता है। वह जोर देकर कहता है कि न्याय कुछ नहीं है सिवाय ताकतवर के फायदे के। यह विचार प्रसिद्ध है, जिसकी ताकत उसी का न्याय, माइट इज राइट। उसके अनुसार नैतिक नियम कोई सच्चे मूल्य नहीं है, बल्कि शासक वर्ग द्वारा बनाए गए नियम हैं ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। सुकरात इस तर्क का प्रारंभिक खंडन करते हैं, लेकिन यह बहस यहाँ समाप्त नहीं होती। इस बहस का असली उद्देश्य यह है कि सतही परिभाषाएं हट जाएं और यह स्पष्ट हो जाए कि न्याय का सवाल कितना गहरा और कठिन है। ही बहस आगे की खोज की भूमिका तैयार करती है। 2 शब्दों में एक नगर का निर्माण, द स्टेट सोल एनालॉजी। पुस्तकें 2 से 4। न्याय को व्यक्ति के भीतर खोजने के लिए सुकरात एक शानदार उपमा प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि कैंपबेल बताते हैं, वे सुझाव देते हैं कि पहले न्याय को राज्य के बड़े अक्षरों में देखा जाए, जहां उसे देखना आसान होगा, और फिर छोटे अक्षरों में, यानी मानव आत्मा में खोजा जाए। आदर्श राज्य का निर्माण विशेषीकरण के सिद्धांत पर किया जाता है, अर्थात एक सदस्य, एक कार्य। हालांकि राज्य आत्मा की यह उपमा रिपब्लिक के तर्क का केंद्रीय स्तंभ है,
फिर भी इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, प्रोफेसर जोविट चेतावनी देते हैं कि यह तुलना शक्तिशाली होने के बावजूद राज्य का जीवन और संगठन व्यक्ति के जीवन और संगठन से कहीं निम्नतर है और कोई भी राष्ट्र व्यक्ति जैसी वास्तविक एकता या उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु प्लेटो के लिए यह समानता सीधी है, जिसके परिणामस्वरूप नगर में 3 अलग-अलग वर्गों का निर्माण होता है और प्रत्येक वर्ग आत्मा के एक भाग का प्रतिबिंब होता है। शासक, रूलर्स तर्क द्वारा निर्देशित, उनका गुण है बुद्धि, विजडम। सैनिक संरक्षक, सोल्जर्स आत्मबल या उत्साह से प्रेरित, उनका गुण है साहस, करेज। उत्पादक कामगार, प्रोड्यूसर्स इच्छा या कामना से प्रेरित, उनका गुण है संयम, टेम्परेंस। इस संरचना के स्थापित होने के बाद सुकरात अंततः अपनी पहली प्रमुख परिभाषा तक पहुंचते हैं। न्याय कोई विशेष कर्म नहीं है, बल्कि आंतरिक व्यवस्था की एक अवस्था है। जैसा कि कैंपबेल पुस्तक 4 के निष्कर्ष से संक्षेप में बताते हैं, न्याय वह सामंजस्य है जो तब उत्पन्न होता है जब राज्य या आत्मा का प्रत्येक भाग अपना अपना कार्य करता है और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन न्याय को परिभाषित करना एक बात है और ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण करना जो उसे बनाए रख सके, यह बिल्कुल दूसरी बात है। सुकरात इसे पहचानते हैं और अपने आदर्श नगर की व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के प्रयास में वे 3 क्रांतिकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें वे प्रसिद्ध रूप से तर्क की महान तरंगे कहते हैं, ऐसी तरंगे जो पूरी चर्चा को उलट-पलट देने की धमकी देती हैं। तीन महान तरंगे, द फिलोसफर एंड द फॉर्म्स, पुस्तकें 5 से 7। इसी केंद्रीय खंड में प्लेटो पारंपरिक नैतिकता से आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शन के तत्वमीमांसीय मेटाफिजिकल मूल को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे विचार जो इतने क्रांतिकारी हैं कि उन्होंने सहस्राब्दियों से पाठकों को चुनौती दी है और आकर्षित किया है। कैंपबेल इन्हें तर्क की 3 तरंगों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी दुस्साहसिकता से श्रोताओं को अभिभूत कर देने की धमकी देती हैं। पहली 2 तरंगों में संरक्षकों के लिए परिवार और संपत्ति की सामुदायिक व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह सिद्धांत शामिल है कि आदर्श राज्य पर दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली तीसरी और सबसे महान तरंग है दार्शनिक राजा की शिक्षा। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी न्यायपूर्ण और बुद्धिमान हो सकता है जब उसके शासक सच्चे दार्शनिक हों, जिन्होंने परम वास्तविकता के स्वभाव को समझ लिया हो। इसके लिए शिक्षा का एक विशिष्ट और कठोर रूप आवश्यक है, जिसे प्रसिद्ध रूप से गुफा की उपमा एलेगरी ऑफ द केव में चित्रित किया गया है। गुफा की उपमा सच्चे ज्ञान की ओर यात्रा। इस कठिन यात्रा को समझने में हमारी सहायता के लिए प्लेटो हमें अपनी सबसे स्थायी और प्रभावशाली छवि देते हैं, गुफा की उपमा। जैसा कि प्रोफेसर कैंपबेल का विश्लेषण स्पष्ट करता है, यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि अज्ञान से प्रबोधन तक आत्मा की आरोहण यात्रा का एक सुव्यवस्थित मानचित्र है, जो 4 प्रमुख चरणों में प्रकट होता है: गुफा और कैदी,
मानवता की सामान्य अवस्था उन कैदियों जैसी है जो एक गुफा में जंजीरों से बंधे हुए हैं और एक दीवार की ओर मुख किए हुए हैं। वे अपने पीछे जलती आग के सामने से ले जाए जा रहे कठपुतलों और अन्य कृत्रिम वस्तुओं की परछाइयों को देखते हैं। ये वस्तुएं कैदियों के लिए वास्तविकता के पहले स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी दुनिया की भौतिक वस्तुएं, जो स्वयं भी एक उच्चतर सत्य की केवल प्रतिलिपियां हैं। कैदी इन परछाइयों को ही संपूर्ण वास्तविकता समझ लेते हैं। आरोहण। एक मुक्त किया गया कैदी पीछे मुड़ने और गुफा से बाहर की कठिन चढ़ाई शुरू करने के लिए विवश किया जाता है। यह यात्रा पीड़ादायक होती है क्योंकि उसकी आंखें पहले आग और कृत्रिम वस्तुओं के प्रकाश की और फिर बाहर की वास्तविक दुनिया की रोशनी की अभ्यस्त होती हैं। यह चढ़ाई मात्र मत ओपिनियन से सच्ची बौद्धिक समझ की ओर परिवर्तन का प्रतीक है। सूर्य और कल्याण का रूप। फॉर्म ऑफ द गुड। गुफा के बाहर सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है। इस उपमा में सूर्य सभी वास्तविकता और ज्ञान के परम स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। कल्याण का विचार, आइडिया ऑफ द गुड। यही दार्शनिक की शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। वह सिद्धांत जो बाकी सबको अस्तित्व और सत्य प्रदान करता है। वापसी। प्रबुद्ध दार्शनिक का कर्तव्य है कि वह फिर से गुफा के अंधकार में लौटे। उसे अन्य कैदियों को मुक्त करने में सहायता के लिए वापस जाना चाहिए, भले ही उसकी आंखें फिर से अंधकार के अनुकूल होने में संघर्ष करें और कैदी उस वास्तविकता के बारे में बोलने पर उसका उपहास करें या उसे मारने का प्रयास करें जिसे वे देख ही नहीं सकते। इस दार्शनिक शिखर तक पहुंचने के बाद प्रबुद्ध दार्शनिक द्वारा शासित आदर्श राज्य के दर्शन के बाद प्लेटो यह दिखाने की ओर मुड़ते हैं कि जब इस आदर्श को बनाए नहीं रखा जाता तो उसका अनिवार्य पतन कैसे होता है। नीचे की ओर की यात्रा उतनी ही शिक्षाप्रद है जितनी ऊपर की ओर की यात्रा। 4. विघटन की प्रक्रिया। When States and Souls Decay। पुस्तकें 8 से 9। यह खंड आदर्श का उल्टा चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें राज्यों और व्यक्तियों दोनों के क्रमशः अधिक खराब रूपों में पतन का अनुगमन किया गया है। कैंपबेल का विश्लेषण यह दिखाता है कि शासन के प्रकार और उस शासन में फलने फूलने वाले व्यक्ति के चरित्र के बीच एक स्पष्ट समानता, कॉरेस्पॉन्डेंस, होती है। अभिजातंत्र। दार्शनिक राजा, तर्क और न्याय द्वारा शासित। शासित डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक व्यक्ति, आत्मबल और सम्मान द्वारा शासित। अल्पतंत्र। अल्पतांत्रिक व्यक्ति, धन लालसा द्वारा शासित। लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यक्ति, सभी इच्छाओं द्वारा शासित। तानाशाही। तानाशाही व्यक्ति, एकमात्र प्रभुत्वशाली वासना द्वारा शासित। यह यात्रा तानाशाही व्यक्ति पर समाप्त होती है। यहाँ द किंगडम ऑफ ईविल पर जोवेट के निबंध और कैंपबेल के विश्लेषण दोनों एक गहरे विरोधाभास को उजागर करते हैं। तानाशाह, जो देखने में पूर्ण सत्ता का स्वामी प्रतीत होता है, वास्तव में सबसे अधिक दयनीय और पराधीन व्यक्ति होता है, अपनी ही प्रधान वासना का दास। यही प्लेटो पुस्तकाय में थ्रासिमैकस के बल ही न्याय है, माइट इज राइट, सिद्धांत का अपना अंतिम खंडन प्रस्तुत करते हैं। जिस व्यक्ति ने पूर्ण सत्ता प्राप्त कर ली है
वही आदर्श जिसे थ्रासिमैकस ने समर्थित किया था, उसे सबसे शक्तिशाली और सबसे सुखी नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों में सबसे अधिक दयनीय और पराधीन के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र इस तर्क की पुष्टि करता है कि अन्याय अंततः लाभकारी नहीं होता, बल्कि वह सुख की ओर नहीं, बल्कि दुख और दुर्दशा की ओर ले जाता है। सबसे बुरे संभव जीवन का चित्र खींचने के बाद सुकरात अंतिम पुस्तक में सबसे श्रेष्ठ संभव जीवन के अंतिम प्रतिफलों अल्टीमेट रिवॉर्ड्स पर विचार करने की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार पूरे तर्क को पूर्ण चक्र में वापस ले आते हैं। 5 अंतिम निर्णय पोएट्स, लाइज एंड द आफ्टरलाइफ, पुस्तक 10। अंतिम पुस्तक एक शक्तिशाली निष्कर्ष के रूप में कार्य करती है, जिसमें सभी खुले सिरों को समेटा जाता है और केंद्रीय तर्कों की पुनः पुष्टि की जाती है। यहाँ सुकरात 3 अंतिम विषयों पर विचार करते हैं। पहला विषय विवादास्पद नोबल लाई है। जोवेट और कैंपबेल दोनों की अंतर्दृष्टियों को समन्वित करते हुए हम देखते हैं कि प्लेटो शासकों के लिए असत्य कथनों की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, फोनीशियन झूठ को राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक एक राज्ययंत्र इंजन ऑफ स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह राज्ययंत्र सामाजिक एकता की समस्या का प्लेटो का विवादास्पद समाधान है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों, यहाँ तक कि स्वयं शासकों, को भी राज्य की पदानुक्रम में अपने स्थान को स्वीकार करने और समग्र हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा विषय प्लेटो द्वारा आदर्श राज्य से कवियों के निष्कासन की पुनः पुष्टि है। इसका कारण यह है कि उनकी कला आत्मा के भावनात्मक और अविवेकी भाग को आकर्षित करती है, जिससे तर्क के शासन को क्षति पहुंचती है, और तर्क का शासन ही व्यक्तिगत तथा राजनीतिक न्याय दोनों के लिए अनिवार्य है। अंततः सुकरात उन प्रतिफलों को पुनः स्थापित करते हैं जिन्हें तर्क की शुरुआत में अस्थायी रूप से अलग रख दिया गया था। वे तर्क देते हैं कि न्यायपूर्ण आत्मा अमर है और परलोक में उसे पुरस्कार प्राप्त होगा। यह उस चुनौती का अंतिम और गूंजता हुआ उत्तर प्रदान करता है कि शायद न्याय अपने आप में साध्य होने योग्य न हो, और यह दिखाता है कि न्याय इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी, दोनों में, कल्याण और धन्यता का स्रोत है। 5.2 मूल अवधारणाओं का सार। यह खंड रिपब्लिक से मिलने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सरल रूप में प्रस्तुत करता है और उन विद्वानों के मुख्य विचारों को एक साथ जोड़ता है जिन्होंने हमारी इस समझ की यात्रा का मार्गदर्शन किया है। एक सामंजस्य के रूप में न्याय रिपब्लिक में न्याय की केंद्रीय परिभाषा बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक व्यवस्था से संबंधित है। न्याय, चाहे वह नगर के लिए हो या व्यक्तिगत आत्मा के लिए, एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण अवस्था है जिसमें प्रत्येक घटक भाग अपना स्वाभाविक कार्य करता है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। तर्क को शासन करना चाहिए, आत्मबल को रक्षा करनी चाहिए और इच्छा को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जब यह संतुलन प्राप्त हो जाता है, तब संपूर्ण में न्याय और इसलिए स्वास्थ्य उपस्थित होता है। 2 राज्य आत्मा उपमा। यह रिपब्लिक का मूल पद्धतिगत उपकरण है। प्लेटो का तर्क है कि राज्य केवल व्यक्ति का वृहद रूप है।
एक आदर्श नगर की संरचना और उसके गुणों का अध्ययन करके हम मानव आत्मा की समतुल्य संरचना और गुणों को समझ सकते हैं। हालांकि जैसा कि प्रोफेसर जोवेट की आलोचना हमें स्मरण कराती है, यह उपमा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही सीमित भी है। व्यक्ति की एकता, चेतना और उत्तरदायित्व राष्ट्र की सामूहिक और अक्सर अपूर्ण एकता की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तीन रूपों का सिद्धांत और गुफा की उपमा यह प्लेटो का केंद्रीय तत्वमीमांसीय सिद्धांत है। इसके अनुसार हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभूत भौतिक संसार वास्तविक संसार नहीं है, बल्कि एक उच्चतर, शाश्वत और पूर्ण वास्तविकता की केवल छाया या प्रतिलिपि मात्र है। यह उच्चतर वास्तविकता अपरिवर्तनीय रूपों या विचारों से बनी है, जैसे सौंदर्य का रूप, न्याय का रूप। गुफा की उपमा इस सिद्धांत का प्रमुख उदाहरण है, जो दार्शनिक की उस कठिन लेकिन अनिवार्य यात्रा को दर्शाती है, जिसमें वह आभासों की छायामय दुनिया से निकलकर रूपों की उज्ज्वल, सूर्य प्रकाशित दुनिया तक पहुंचता है। निष्कर्ष, अंततः रिपब्लिक केवल एक आदर्श शासन व्यवस्था की रूपरेखा नहीं है। जोवेट और कैंपबेल के विश्लेषण यह दिखाते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य की कल्पना को एक व्यापक विचार प्रयोग के रूप में उपयोग करना है, ताकि मानव अस्तित्व से जुड़े सबसे गहरे प्रश्नों की पड़ताल की जा सके। अच्छा जीवन क्या है? वास्तविकता का स्वभाव क्या है? हम अपने समाजों को इस प्रकार कैसे संगठित करें कि सद्गुण और समृद्धि को बढ़ावा मिले? प्लेटो द्वारा अत्यंत कुशलता से उठाए गए ये प्राचीन प्रश्न आज भी अपनी तात्कालिकता नहीं खोते और हमारी समकालीन दुनिया में उतने ही गहरे और प्रासंगिक बने हुए हैं।